हमें बुरे वक्त में वही मिलता है जो हम अच्छे समय में दूसरों को देते हैं। माँ, हम सब इस बार गर्मियों की छुट्टियों में शिमला जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं इनसे कहकर आपके लिए भी फ्लाइट की टिकट बुक करा लेती हूँ। फोन पर अपनी माँ से बातें करते हुए नेहा चहक रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद नेहा की माँ विमला जी ने जाने से साफ इनकार कर दिया। नहीं बेटा, दामाद के रुपए खर्च करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बच्चों के साथ घूम आओ, मुझे लगेगा मैं भी घूम आई। अपनी माँ की बात सुनकर कुछ देर के लिए नेहा चुप हो गई, मगर कुछ सोचते हुए उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, लेकिन माँ, मन तो आपका भी करता होगा ना घूमने फिरने का। भले ही आप किसी से कहती नहीं है, मगर मुझे याद है आप पापा के साथ हम सबको लेकर हर गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाती थी, और मेरे पास तो उन दिनों की ढेर सारी तस्वीरें भी है। अपनी बेटी की बातों को सुनकर बीते दिनों को याद करके विमला जी मुस्कुरा उठी। बेटा, वो सब पुरानी बातें हैं, तुम कहाँ उन बातों को याद करने लगी। अब ना तो तुम्हारे पापा रहे और ना ही वो दिन। नेहा ने महसूस किया कि उसकी माँ की हंसी में एक उदासी छुपी हुई थी। अच्छा माँ, ये तो बताओ भैया भाभी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ पता है? नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। वैसे भी वो दोनों तो अचानक से उठते हैं और चल पड़ते हैं छुट्टियाँ मनाने। माँ, आप उनके साथ ही कहीं घूमने क्यों नहीं चली जाती? आपका कहीं घूमने का मन नहीं करता क्या? बेटा, मन तो करता है, लेकिन क्या माँ? तुम्हारे भैया भाभी पूछते तो कुछ और बात होती, खुद से इच्छा जताना अच्छा नहीं लगता। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे मेरी इच्छा कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन क्यों माँ? बेटा, इंसान को उसके बुरे वक्त में वही मिलता है जो उसने अपने अच्छे वक्त में दूसरों को दिया होता है। माँ, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? बेटा, तुम्हें याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाते थे, तब तुम्हारी दादी कभी हमारे साथ नहीं जाती थी। हमारी किसी तस्वीर में वो कहीं नहीं होती थी। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा सोच में पड़ गई कि आखिर उसकी माँ उसे बताना क्या चाहती है, लेकिन विमला जी ने अपनी बातें जारी रखी। बेटा, तब तुम्हारी दादी का भी मन करता होगा ना हमारे साथ घूमने का, लेकिन उनके बेटा बहू ने कभी उनसे पूछा ही नहीं। इसलिए आज मेरा बेटा या बहू मुझे नहीं पूछते, जो मैंने दिया है वही मुझे मिल रहा है। फोन पर बात कर रही माँ बेटी के बीच कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। भावुक स्वर में ही सही, मगर विमला जी ने सन्नाटा तोड़ा। खैर, ये सब छोड़ो, ये बता कि तेरी सास तुम लोगों के साथ शिमला घूमने जा रही है या नहीं? अपनी माँ का ये सवाल सुनकर नेहा ने फटाक से दो टूक जवाब दे दिया। नहीं माँ, वो हमारे साथ कहीं नहीं जाती है। क्यों बेटा? अभी अभी तो अपनी माँ को साथ लेकर शिमला घूमने के लिए कह रही थी। बेटी का अपनी सास के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर विमला जी हैरान थी। लेकिन नेहा आगे बताने लगी, माँ, आप मेरी सास को नहीं जानती, उन्हें कभी हमारे साथ कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। बेटा, ये बात उन्होंने तुमसे खुद कही है। नहीं माँ, लेकिन उनका मन होता तो वो कभी हमसे कहती तो सही। जब भी मैं कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाती हूँ तो आपके दामाद जी अपनी इच्छा से उन्हें कुछ दिनों के लिए उनकी बेटी के घर रहने के लिए छोड़ आते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन बेटा, तुम अपनी तरफ से एक कोशिश तो कर ही सकती हो, क्योंकि ये भी तो हो सकता है वो भी मेरी तरह अपने बेटा बहू के पूछने की राह देखती हो। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा सोच में पड़ गई, लेकिन विमला जी ने अपनी बात पूरी करते हुए नेहा को समझाया। एक बात याद रखना नेहा, अगर तुम मेरी तरह अपनी सास को अपनी खुशियों में शामिल नहीं करोगी तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल करने से कतराएंगे। विमला जी अपनी बेटी को अपनी आपबीती सुना रही थी, लेकिन नेहा को ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे उसकी माँ उसे जिंदगी की सच्चाई से सामना करा रही थी। बड़ी बहू ने उठाया छोटी बहू के सीधेपन का फायदा। नित्या, चलो तुम रोटियां सेकना शुरू करो, मैं सबको फटाफट खाना खिला देती हूँ। रश्मि अपनी देवरानी नित्या से बोली। ठीक है भाभी, आप थालियां लगाइए, मैं फटाफट रोटियां सेकना शुरू कर देती हूँ। नित्या फटाफट रोटियां सेकने लगी। भाई, खाना तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मुझको को बहुत खुशी होती है कि तुम दोनों बहुओं ने घर गृहस्थी का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम दोनों मिलजुल कर काम कर लेती हो। ससुर दिनेश जी खाना खाते हुए अपनी बड़ी बहू रश्मि की ओर देखते हुए बोले। जी पापा जी, आखिर नित्या मेरी छोटी बहन जैसी ही तो है, रश्मि खुश होते हुए बोली। नित्या की शादी अभी कुछ ही महीनों पहले इस परिवार में हुई थी। नित्या की सास इस दुनिया में नहीं थी। ससुराल में उसके ससुर, जेठ जेठानी और पति रुपेश थे। नित्या एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखती थी, जहां घर का काम करने के लिए कोई मेड नहीं थी। क्योंकि नित्या घर की बड़ी बेटी थी तो घर गृहस्थी के कामों में पारंगत थी। उसका फायदा उठाया रश्मि ने। एक एक करके घर के सभी कामों की जिम्मेदारी उसने अपनी देवरानी नित्या पर छोड़ दी और खुद उसके साथ सास जैसा व्यवहार करने लगी। जबकि खुद भी 1 साल पहले ही इस घर में ब्याह कर आई थी। नित्या सारा काम खुशी खुशी करती, लेकिन जब सारे पुरुष दुकान से आने के बाद एक साथ खाना खाने बैठते तो रश्मि आगे बढ़ चढ़कर सबको परोस परोस कर खिलाने लगती और सबकी प्रशंसा लूटने लगती, मानो जैसे सारा खाना उसी ने बनाया हो। शुरू में तो नित्या रश्मि की ये चालाकी समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसकी समझ में सब कुछ आने लगा। क्योंकि जैसे ही घर के पुरुष दुकान से जाते, वो आराम से सोफे पर टीवी का रिमोट पकड़कर बैठ जाती और जैसे ही सब दोपहर में खाना खाने आते, वो खाना परोसने पहुंच जाती और यही वो रात को करती। रुपेश जी, दीदी सारा दिन खाली बैठी रहती है और जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठते हैं, वो ऐसे दिखाती है जैसे सारा खाना उन्होंने ही बनाया हो। मुझे तो एक बार भी खाना परोसने के लिए बाहर नहीं आने देती, जबकि सुबह से लेकर रात तक घर के सारे कामों में मैं जुटी रहती हूँ और सारी वाहवाही दीदी लूट कर ले जाती है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मायके में भी यही होता था। घर की बड़ी बेटी होने की वजह से सारे काम करूं मैं और वाहवाही मेरे छोटे भाई बहन ले जाते थे। सही कहते हैं लोग, किसी को बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, रुपेश से कहते हुए नित्या की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। नित्या, वैसे तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, हाँ, मगर एक रास्ता है। मैं बुआ जी को कुछ दिनों के लिए बुला लेता हूँ, क्योंकि बुआ जी बहुत समझदार है, वो इस समस्या का कोई हल जरूर निकाल लेंगी। अगर माँ जिंदा होती तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़े दिन का धीरज धरो। मुझे विश्वास है कि बुआ जी सब कुछ संभाल लेंगी। रुपेश अपनी पत्नी नित्या को समझाते हुए बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी भाभी रश्मि की चालाकी को समझ पा रहा था। अरे बुआ जी, आप कब से यहाँ नहीं आई? नित्या का आपके साथ रहने का बड़ा मन कर रहा है। रुपेश ने फोन पर सबके सामने ही अपनी बुआ रजनी जी को कुछ दिन सबके साथ रहने के लिए आमंत्रित कर लिया। अरे भैया, रजनी बुआ हर बात में बहुत ज्यादा टोका टिप्पणी करती है, उनको ना बुलाओ तो अच्छा है, रश्मि बोली, क्योंकि उसे लग रहा था कि रजनी जी के आने से उसकी चालाकियों की पोल खुल जाएगी। बड़ी बहू ऐसा नहीं कहते, रजनी दिल की बहुत साफ है और बिना लाग लपेटे के बिल्कुल सही बात कहती है। अच्छा है, कुछ दिनों के लिए वो आ जाएगी तो घर में थोड़ी रौनक भी हो जाएगी। दिनेश जी ने रुपेश का समर्थन करते हुए कहा। थोड़े ही दिनों में रजनी जी भी आ गई। रजनी जी ने गौर किया कि नित्या सारा दिन काम करती है
और रश्मि बैठी बैठी अपनी देवरानी पर सास की तरह हुक्म चलाती है। बस दोपहर और रात के समय खाना परोसने के समय सबसे आगे रहती है। रश्मि कहना तो नहीं चाहिए पर ये बात बिल्कुल गलत है। नित्या दिन भर अकेले काम करती रहती है और तुम सिर्फ बैठे बैठे उस पर हुक्म चलाती हो। वो बेचारी कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके सीधेपन का फायदा उठाओ। जैसे वो इस घर की बहू है वैसे ही तुम भी इस घर की बहू हो। वो बेचारी अकेले खाना बनाती है और तुम सबको खाना परोस कर सारी वाहवाही ले जाती हो। ये तो गलत बात है। और तुमने अपना शरीर देखा है कैसे दिन भर बैठे बैठे फैलता जा रहा है। नित्या का नहीं तो कम से कम अपना तो ख्याल कर लो। एक दिन रजनी जी रात के समय जब सब लोग खाना खा रहे थे तो बोल पड़ी। क्या कह रही हो रजनी तुम? दोनों बहुएं मिलजुल कर काम करती है। दिनेश जी चौंक कर बोले, ऐसा नहीं है भैया, आपको विश्वास नहीं है तो आप रश्मि से पूछ लो। क्यों रश्मि बेटा, तुम्हारी बुआ सही कह रही है? दिनेश जी ने पूछा। अब तो रश्मि अचकचा गई क्योंकि उसको तो रश्मि जी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे तो लगा था कि अगर बुआ जी कुछ कहेंगी भी तो उससे ही कहेंगी, इस तरह से सबके सामने तो कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं पापा जी ऐसी बात नहीं, नित्या खुद ही मुझे कुछ करने नहीं देती। ये अच्छी बात है लेकिन अब से दोनों बहुएं एक एक समय का खाना बनाएंगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जरा सी बात के कारण मेरे घर में फूट पड़े। अच्छा हुआ रजनी तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना यही सब बातें घर में फूट का कारण बन जाती है। दिनेश जी बोले। अब तो रश्मि से कुछ बोला ही नहीं गया और रुपेश ने अंदर रसोई के दरवाजे पर खड़ी नित्या की आंखों में देखकर कहा, देखा नित्या, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नित्या ने भी आंखों ही आंखों में रुपेश जी को धन्यवाद कह दिया।